पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। आदाब, ख़वातीन व हज़रात, मैं सना वारिस। तेलंगाना की सियासी तकदीर को वक्फ आज इस शानदार महफिल न्यूज़ 18 उर्दू एजेंडा तेलंगाना में आपका खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ 18 उर्दू एजेंडा तेलंगाना, स्पेशल पार्टनर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, डिजिटल पार्टनर्स जियो डिजिटल लाइफ, एसोसिएट स्पॉन्सर्स हलाल हर्बल प्रोडक्ट्स, लासा टी एंड लमसा टी। उर्दू जबान ने बड़े बड़े इनकलाबात रकम किए हैं। इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा भी, सियासतों को नया रुख देने वाला नारा भी उर्दू जबान की ही देन है। सियासत पर गुफ्तगू होगी, बहस होगी, मुबाहिसा होगा, डिस्कशन होगा और सियासी एजेंडा भी होगा। लेकिन इससे पहले हमारी प्यारी जबान उर्दू क्या कहती है, ये किस तरह रस घोलती है और हमारी जिंदगी में किस तरह से रस घोलती हुई दौड़ती है, आइए महसूस करते हैं इस नगमे के जरिए। तेलंगाना में इंतखाबात की गहमा गहमी है। इस बीच तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी दावों और वादों के साथ आवाम के बीच जाती हैं और इंतखाबी तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। इल्जामात और जवाब इल्जामात का भी दौर जारी है। जाहिर है सियासत में इल्जाम तराशी ना हो, ये हो नहीं सकता। सबसे अहम बात यह है कि तमाम सियासी पार्टियों के मन में आखिर क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने एजेंडा तेलंगाना 2018 का इनेकाद किया है। इस तकरीब के जरिए लीडरान से होंगे सवाल जिनके जवाब भी होंगे लाजमी। आज एजेंडा तेलंगाना जो हम लेकर आए हैं, इसके पीछे की सोच, फिक्र, तसव्वुर, ख्याल और रूह क्या है, आइए जानते हैं इसके जरिए। 2 जून सन 2014 को हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के तौर पर तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। आंध्र प्रदेश के शुमाल मगरबी हिस्से को अलहदा तेलंगाना के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। रकबा और आबादी के हिसाब से तेलंगाना को मुल्क में 12वां मकाम हासिल है। यहाँ की सियासत और आवाम का सियासी शऊर बेमिसाल है। अलहदा तेलंगाना के लिए आवाम का जुनून भी ऐसा था कि इस जुनून को पूरे मुल्क ने महसूस किया। अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में कलीदी किरदार अदा करने वाले के चंद्रशेखर राव ने आवाम के जज्बात को भांप लिया था और 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस की तश्कील करके अपना इरादा साफ कर दिया था। अलहदा तेलंगाना के लिए 13 साल की मुसलसल जद्दोजहद फिर 2014 में रियासत के पहले वज़ीर-ए-आला बनने का एजाज केसीआर को एक मजबूत लीडर के तौर पर पेश करता है। वहीं अलहदा तेलंगाना का मुतालबा तस्लीम करके सबसे बड़ा सियासी रिस्क लेने वाली कांग्रेस अपनी शिकस्त को अभी तक नहीं भूल पाई है। तेलंगाना में टीआरएस की आंधी ने तमाम पार्टियों को जैसे परखचे उड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेलंगाना की आवाम क्या चाहते हैं। 7 दिसंबर को रियासत में वोट डाले जाएंगे और इस दिन 2,80,64,680 वोटर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। 11 दिसंबर को इंतखाबात के नतायज रियासत की सियासत की तस्वीर पूरी तरह साफ कर देंगे। लेकिन इससे कबल एजेंडा तेलंगाना 2018 में हम जानेंगे सियासी पार्टियों के पास रियासत के आवाम के लिए क्या है खास। किस सियासी पार्टी के पास कैसा है रियासत की तरक्की का लाए अमल। क्या टीआरएस के वादे होंगे वफा या कांग्रेस टीडीपी के पास रियासत की तरक्की के लिए केसीआर से बेहतर मॉडल है, या फिर बीजेपी के पास मौजूद है रियासत की तरक्की की चाबी। इन तमाम कयास आराइयों को कोई मस्बत समत देगा एजेंडा तेलंगाना 2018। और अब मैं बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करने की इजाजत चाहती हूं और इसके लिए दावत देती हूं न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर जनाब राजेश रैना साहब को इस शेर के साथ। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। न्यूज़ 18 नेटवर्क
न सिर्फ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दे रही है, बल्कि गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की कौमी एकता और फ़िरका वाराना हम आहंगी को भी फ़रोग़ दे रही है। आज एजेंडा तेलंगाना में तेलंगाना के मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी, बहस मुबाहिसे होंगे और आपके जहनों में जितने सवाल होंगे उनके जवाब हम आपको आज दे देंगे। और हमें खुशी है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे दरमियान हैं, KTR जी हमारे दरमियान हैं, महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और भी कई जानी मानी शख्सियतें और सियासी शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सभी का दिल की अमीर गहराइयों से एक बार फिर मैं खैर मकदम करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का इस्तकबाल करने के लिए। और अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करती हूं न्यूज़ 18 हैदराबाद के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मेरी जिम्मेदारी बांटें। संजय तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस खूबसूरत शाम में। हमारे साथ जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। और एक तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, मोहम्मद महमूद अली साहब। मैं मोहम्मद महमूद अली साहब से कहूँगा कि वो हमारे लिए एक दो शब्द कहें और बताएं कि किस तरह से क्या वो सोचते हैं तेलंगाना के विकास के लिए और तेलंगाना का क्या इशू है, क्या एजेंडा है। इन सब के लिए मैं स्वागत करिए मोहम्मद महमूद अली साहब, डिप्टी CM तेलंगाना। प्लीज। सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज न्यूज़ 18 की जानिब से जो एक डिबेट रखा गया है उसका मैं वेलकम करता हूं। डेफिनेट हर एक को अपने अपने ख्यालात इजहार करने का मौका मिलता है। मेरा ताल्लुक TRS पार्टी से है और TRS पार्टी का वजूद इसीलिए आया था कि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने, जो उस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति के पार्टी थे, उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया था। उसका एक ही मकसद था, जो हमारा तेलंगाना है वो फिर से हमें वापस लेना था, क्योंकि तेलंगाना में मुसलसिल नाइंसाफी होती आ रही थी। 1956 में तेलंगाना को आंध्रा में मिलाया गया था, जबकि तेलंगाना स्टेट सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। 47 में इंडिपेंडेंस आया, उसके बाद 48 में हमारी स्टेट को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। और 1956 में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हिकमत अमली से हमारी स्टेट को आंध्रा में मिलाने के बाद हमारे साथ मुसलसिल नाइंसाफी होती रही। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 2001 में पार्टी बनाई और 14 साल जद्दोजहद करते हुए जो हमारा एजेंडा था तेलंगाना का, उसमें हमें कामयाबी मिली और तेलंगाना हासिल हुआ है। तेलंगाना हासिल होने के बाद 4 साल 3 महीने में जो उसकी कारकर्दगी रही है, जो 65 साल दौर कांग्रेस और तेलुगु देशम का था, वो पूरे दौर में कभी भी तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और खासतौर से तेलंगाना के माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ नहीं हुआ। बस 4 साल 3 महीने में जो हिकमत अमली रही है और जिस तरीके से TRS पार्टी ने रूल किया है, बहुत बड़ी उसमें हमें कामयाबी मिली है। यहाँ का हर शख्स, क्योंकि जिस वक्त हम मूवमेंट शुरू किए थे उस वक्त हमें मूवमेंट खत्म होने तक 4 चीफ मिनिस्टरों से साबिक़ पड़ा। पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब थे, दूसरे चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब थे, तीसरे रोशिया साहब थे, चौथे किरण कुमार रेड्डी साहब थे, जो तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की आखिरी किरण थी। उन्होंने खुद कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद यहाँ लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम फिसादात बर्पा होंगे, तेलंगाना के अंदर नक्सलिज्म आ जाएगा, तेलंगाना बनेगा तो यहाँ के लोगों को 6 घंटे से ज्यादा पावर ही नहीं दे सकते, क्योंकि तेलंगाना में इतने पावर प्लांट नहीं है जो तेलंगाना के आवाम को करंट दे सके। मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबसे पहले लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। आज सारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब समझिए या कौमी एकजुटता हमारी स्टेट के अंदर है, और हमारे स्टेट में जितना प्यार और मोहब्बत है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। दूसरा, पावर के अंदर उन्होंने कहा था कि पावर हमें 6 घंटे नहीं मिल सकता, मगर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पावर को जिस तरह से प्लानिंग किया और पावर को जो जनरेट किया, सारे हिंदुस्तान में पावर में सरप्लस स्टेट है तो हमारी स्टेट है।
आज आम आदमी को जो डोमेस्टिक करंट 24 घंटे दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को पहले 3 दिन हॉलीडे दिए जाते थे, 24 घंटे करंट दिया जा रहा है पूरा महीने के 30 दिन। उसी तरह किसानों को भी 24 घंटे का करंट दिया जा रहा, तो हमारी स्टेट है और हमारी स्टेट का ग्रोथ हिंदुस्तान में नंबर 1 ग्रोथ है हमारी स्टेट का। मैं समझता हूं हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जितने नए स्टेट बने हैं, सबसे अगर स्टेट में नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। नई स्टेट बनने के बावजूद भी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है हमारी स्टेट का। अगर मैं बजट बताऊंगा तो हमारी स्टेट बनने से पहले आंध्र प्रदेश का जो बजट था, जो 2013 और 14 का जो बजट था, 1,61,000 करोड़ का बजट था और हमारे हिस्से में 45 और 50,000 करोड़ आते थे तेलंगाना के हिस्से में। मगर 4 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना का बजट आज 1,78,000 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 50 से 55,000 करोड़ रुपए वेलफेयर पे खर्चा कर सकते हैं। हमारी स्टेट बहुत तेजी से, हमारी स्टेट का ग्रोथ एवरी ईयर 19% ग्रोथ के लेवल से आ रहा है और बहुत तेजी से हमारी स्टेट तरक्की करे। यहाँ स्टेट में जितने लोग रहते हैं, अदर स्टेट से आने वाले लोग भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारे। जितने हमारे आंध्रा के भाई है यहाँ जो कारोबार करते हैं, वो भी बहुत हैप्पी है यहाँ पे हर शख्स रहने वाला, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज अमन है। और दूसरा, फार्मर्स के बारे में हमारे सीएम साहब ने जो काम किया है, शायद हम किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में वो काम नहीं हुआ। पहली स्टेट है हमारी जो स्टेट में इस साल के बजट में 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर के लिए रखा गया है। और सीएम साहब ने जिस वक्त तेलंगाना बना, जब जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसके बाद हमें तेलंगाना मिला, उस वक्त किसानों के लिए जो 2009 में वायदा किया गया था, वो लोन तक भी पेमेंट नहीं किया गया था। 17,000 करोड़ जो बाकी लोन था, वो भी सीएम साहब ने कांग्रेस जो इन लोग ज़राअत करने वाले पेशों का, किसानों का लोन 4 इंस्टॉलमेंट में हर साल 4,200 करोड़ के हिसाब से 4 साल में वो लोन क्लियर किया बैंक का। और हमारे किसान आज बहुत खुश है। हमारे सीएम साहब ने खासतौर से सबसे अहम कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, वो जबकि कांग्रेस यहाँ पर थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में भी थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने किसानों के बारे में कभी भी नहीं सोचा कि तेलंगाना के किसान खुशहाल बनना चाहिए। तेलंगाना में आज भी 42 लाख वाटर पंप चलते हैं, जिसकी वजह से बारिश ना होगी तो किसान बहुत परेशान होते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तकरीबन 40 लाख एकड़ को पानी देने की गुंजाइश है और बहुत तेजी से 24 घंटे काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 साल में वो काम मुकम्मल होगा और किसानों को पानी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कारनामा हमारी हुकूमत का। और हर कमेटी के साथ माइनॉरिटी कमेटी के डेवलपमेंट के लिए हमारी स्टेट में जितना काम किया गया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। कांग्रेस के और तेलुगु देशम का दौर 1-2 साल नहीं, 65 साल दौर रहा। 65 साल के अंदर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल काम करते थे, जिसके अंदर 2000 से कम बच्चे पढ़ते थे। मगर 3 साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले और उसमें 50,000 से ज्यादा माइनॉरिटीज लड़के पढ़ते हैं, मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं। आगे जाके जिस तरह आने वाले 5 साल में 2 लाख बच्चों की गुंजाइश रखी गई है। अगर जिस कम्युनिटी को तालीम नहीं दी जाती तो कम्युनिटी बैकवर्ड होती है। और सीएम साहब सारे लोगों को SC, ST, BC और माइनॉरिटीज को एक साथ डेवलप होने के मौके अता कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो स्टेट हमारी, एक तो हमारा जो मुद्दा था तेलंगाना, तो तेलंगाना आवाम के लिए, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले हमें जो बजट मिलता था, जो हमारा टैक्स वसूल किया जाता था, उसका 30% भी हमें नहीं दिया जाता था। आज तेलंगाना बनने के बाद वो बजट, पूरे का पूरा बजट, आप ही सोचिए किधर हमारे 45 और 50,000 करोड़, किधर आज हमारे 1,74,000 करोड़ हमारा बजट है और 50 से 55,000 करोड़ सिर्फ वेलफेयर पर खर्चा करते हैं। तो यही बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोई स्टेट अलहदा हुई है तो वो स्टेट है तेलंगाना। इससे साबिका में जितने स्टेट अलहदा हुए, कई साल तक तो उन्हें संभलने लगे, मगर ज्यादा से एक ही हिकमत अमली जो हमारे सीएम साहब की रही, 4 साल 3 महीने के अंदर बहुत तेजी से हमारी स्टेट तरक्की करी है और बहुत तेजी से आगे भी तरक्की करते रहेगी। और यकीनन जो हमारे सीएम साहब का सपना है, इस स्टेट को गोल्डन तेलंगाना बनाना चाहिए, वो जरूर बनेगी। क्योंकि साबिका में भी ये जो निजाम स्टेट थी, गोल्डन स्टेट थी। सारी दुनिया में जहां भी हीरे जवाहरात बेचना पड़ता था तो हैदराबाद स्टेट को आकर बेचा करते थे, इतनी दौलतमंद स्टेट थी। इसे बैकवर्ड बना दिया गया 56 के बाद। अब अल्लाह चाहा तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। आने वाला वक्त हमारा सुनहरा दौर रहेगा और सारे कम्युनिटी यहाँ पर जितना अच्छा खुशहाल लैंड ऑर्डर के अंदर भी इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी है। एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो आज पोजीशन है, चाहे वो चंचलगुड़ा जेल या चिल्लापल्ली जेल या वारंगल में लीजिए, 50% से ज्यादा कैदियां भी कम हो चुके हैं। कोई क्राइम ही नहीं है आजकल हमारे पास, क्राइम रेट काफी घट चुका है। बहुत अच्छी स्टेट है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त भी
ये स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करेगी और आवाम का मुकम्मल साथ हमारे साथ है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम किस तरीके से फिर से मेजॉरिटी से जीतेंगे और किस तरह आने वाली हिकमत अमली बनाते हुए उनको और भी वेलफेयर के काम करते हुए, आवाम के डेवलपमेंट के काम करते हुए, फार्मर्स को वेटलैंड बनाते हुए सीएम साहब सभी को खुशहाल जिंदगी नसीब करना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है, सीएम साहब का एजेंडा है। जरूर हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत साजगार रहेगा और खुशहाल रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सना जी, बेहद शुक्रिया आपका महमूद अली साहब। आपने डाइस पर आकर तकरीर की और एजेंडा आपकी पार्टी का क्या है उससे हम सबको वाकिफ कराया। और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संजय तिवारी साहब कि आप डाइस पर आए और आपने इस मंच को संभाला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब दावत देती हूं हमारे मुल्क के जाने माने सहाफी और नेशनल लेवल पर जर्नलिज्म में एक अलहदा पहचान दर्ज कराने वाले, अलहदा पहचान रखने वाले जर्नलिस्ट CNN न्यूज 18 के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब भूपेंद्र चौबे साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हवाएं जोर कितना ही लगाएं, आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो दिल पर छा ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन लफ्जों के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद रखता हूं कि हमारे बीच जो जानी मानी शख्सियतें हैं, मेरा बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ, तो थैंक यू फॉर दैट। बट मुझसे भी बेहतर यहां पर लोग हैं, मेरा काम है सिर्फ प्रश्न पूछना, आइडियाज देना, देश के सामने क्या एजेंडा है, इस प्रदेश के सामने क्या एजेंडा है। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा MP हैं भारतीय जनता पार्टी के, KT रामा राव जानी मानी शख्सियत हैं इस प्रदेश के। इन दोनों लोगों से और आप सभी हजरत जो यहां पर आए हैं, आप सबसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर KT रामा राव, इफ यू कुड कम अप एंड जॉइन अस ऑन द स्टेज, सर। Take your seat. So nice to see you. There's a small introductory clip that we have prepared for you since this broadcast is going across India on India's biggest news network, on News 18 network. Just take a look at this. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। के तारक रामाराव, जी हां, के तारक रामाराव जिन्हें KTR के नाम से जाना जाता है, आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 24 जुलाई 1976 के दिन के चंद्रशेखर राव के खानदान में KT रामाराव की पैदाइश हुई। KTR हैदराबाद के एबिट्स में वाक़े सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से 10वीं जमात में कामयाब हुए। विघ्नन जूनियर कॉलेज गुंटूर से इंटरमीडिएट किया और बाद में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बॉटनी, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा KTR ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बायोटेक्नोलॉजी में और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1998-99 के दौरान इंट्रा नामी कंपनी में इंटर्नशिप के जरिए KTR ने IT प्रोफेशनल की हैसियत से अपने कैरियर की शुरुआत की। साल 2006 में TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने UPA 2 में मरकजी वजारत से इस्तीफा दिया, जिसके बाद KTR ने भी अपनी मुलाजमत को खैरबाद कहा और ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कर रहे अपने वालिद KCR की हिमायत में इंतखाबी तशहीर करने के लिए वतन वापस लौट आए। KTR ने सबसे पहले साल 2009 में सिलसिला हल्का असेंबली से किस्मत आजमाई की और कामयाब रहे। ताहम अलहदा रियासत तेलंगाना का मुतालबा करते हुए TRS के अरकान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया था और हाईकोर्ट की हिदायत के बाद 2010 में हुए ज़िमनी इंतखाबात में KTR ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सन 2014 के इंतखाबात में तेलंगाना में TRS को इक़्तिदार मिला। जून 2014 को के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला की हैसियत से ओहदा संभाला और KTR को भी रियासती वजीर बनाया गया। KTR ने वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। तेलंगाना में टी हब के क़याम के जरिए KTR ने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काफी मकबूलियत हासिल की। फरवरी 2016 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS को नुमाया अक्सरियत मिली, जिसके बाद 2016 में वज़ीर आला KCR ने KTR को
महकमा बल्दी नज्म व नस्क की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इसके बाद केटीआर ने हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी और हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों में तेजी लाते हुए इसकी खिदमत का आगाज करवाया। केटीआर तेलंगाना के नौजवानों में काफी मकबूल है। हैदराबाद में इंटरनेशनल इवेंट्स के इनेकाद के लिए भी केटीआर सरगर्म रोल अदा करते रहे हैं। साल 2017 में हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट मुनाकिद की गई थी। केटीआर को अब उम्मीद है कि GHMC इंतखाबात की तरह तेलंगाना के अवाम असेंबली इंतखाबात में TRS को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएंगे। देखना यह है कि उनकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। Okay, that was quite an introduction, I must say. Thank you, sir. But let me straight away take the bull by its horns, as they say. You know, you've been given a glowing tribute here. Salutations to what you may have achieved. But the first sight which I find as I come from the airport to this place, I see that your symbol is the car. But I see the adjoining imagery with that symbol of the car is a poor woman who's dependent on you for rice at 5 rupees a kg. I see sloganeering all around about how pathetic is the situation of farmers in your state. Are you simply, to use a Hindi word, what is often accused against the BJP, that a jumla, are you simply trying to give a jumla to the people of Telangana here? Firstly, thank you for this opportunity. I would like to thank Network 18 for this opportunity, and this is the first time I'm interacting with you as well. So let me quickly bring you up to speed. Face to face, unfortunately. We've often done that on the OP, but that's the tyranny of distance. Let me just quickly bring you up to speed on what has been happening in Telangana in the last 4.5 years. The state was formed on the 2nd of June 2014, and it's about 4.5 years, nearly 4 years and 3 months now. In the last 4.5 years, in fact, Telangana has been growing at more than 17% on the state-owned tax revenues every year, year on year. If you look at the average growth rate, this is by far the highest in the country for any state. In fact, the state that comes second to us is at about 10%. Let me also quickly point out, a lot of times, you know, what happens is when we reel out numbers, we forget agriculture. In agriculture, Telangana has been growing at 6.9%, whereas the country has been growing at 3%. In industry, we've been growing at 5.6%, whereas the country has been growing at 4.8%. In the services sector, we've been growing at 11.1%, whereas India has been growing at 8.3%. And the total GSDP versus GDP debate, Telangana has been growing at 10.4, whereas the country has been growing at 6.6. It has been a comprehensive all-round growth. In fact, you alluded to farming sector in distress in Telangana. Let me point out, sir, this is not my statistic. Purushottam Rupalaji, the Minister of State for Agriculture, on the floor of the House in Parliament had pointed out recently, about, I think 6 months ago, when a question was asked, a similar question was asked. He pointed out that Telangana, in fact, is the rare state among Indian states where you've started witnessing a decline of 53% suicides in the farming sector. It was 1,645 in the year 2016-17, and in the year 2017-18, it came down to 545. And this is not me saying it. This is a union minister who belongs to the BJP. And the other point I wanted to make quickly is, while the state has been growing, our principle and our philosophy, our economic model has been fairly simple. We said, in fact, our chief minister keeps repeating this very often, increase the wealth of the state and make sure you distribute among the poor of the state. That's been our model, a classic welfare plus development model, which has worked very well for us in the last 4.5 years. But I'm sure आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज इसी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, और देखिए मोदी जी ने आज उतरते ही क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर में पायलट को बोला कि भाई जरा 6 किलोमीटर का और लंबा चक्कर लगाओ, चूंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये जो के चंद्रशेखर राव जी ने पिताजी जो बोला कि हम इसको लंदन बना देंगे, ये कैसा लंदन है. और प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि ये लंदन तो यहां पर भूखमरी बढ़ रही है, यहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या की तादाद में कमी हुई है. ये हम अगर आंकड़े कभी कभार क्या होता है कि वो जितनी भी कहानी बयां करते हैं उतनी ही कहानी शायद वो छुपाते भी हैं. सच्चाई क्या है तेलंगाना की, ये बताइए. मैं एक बात बताता हूं. पहली बात तो मोदी साहब को थोड़ा विदेश छोड़ के स्वदेश में ज्यादा घूमना चाहिए. पहली बात तो मैं पहली बात वो कहूंगा, क्योंकि वो तेलंगाना आए ही नहीं, आए तीसरी बार 5 साल में तीसरी बार तेलंगाना आए, तो क्या जानेंगे वो.
और हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो क्या पता चलेगा। आम आदमी से बात करें, आके नीचे उतरे जमीन पे, आम आदमी से बात करें 2-4 बार और पूछें यहाँ 24 घंटा करंट मिलती है कि नहीं, पूछें। और आज पूरे देश में जितने भी बीजेपी के राज हैं उनसे ज्यादा बेहतर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं। आज दिसंबर 7 वाले चुनाव, चाहे मोदी साहब कुछ भी कहें, मिसेस गांधी जो भी कहें, लोग कहेंगे तेलंगाना के और लोग बताएंगे किसने क्या किया और किस कदर यहां की गवर्नमेंट चली। सर बड़ी मजेदार बात है कि आपने जो असलियत बताई तेलंगाना की यहां पर, उससे जो हमारे दर्शक हैं उनको प्रतीत होगा कि तेलंगाना तो वाकई बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है। भाई मैं एक बात बताता हूं आपको, 24 मैं आंकड़ा, आपने चूंकि आंकड़े की बात करी, 2014 से लेकर 2018 तक के मैं आंकड़े लेके आया हूं एक ही सेक्टर एजुकेशन के। 2014-15 में 11.2 यानी 11.2% was the expenditure in education as a share of total expenditure. In your government, sir, in your government, that figure has consistently come down from 10, and in 2018-19, according to the Reserve Bank of India report, your figure is 7.5%. Now you tell me farmers are, there is a reduction in farmers committing suicide. आप कहते हैं कि यहां पर सब कुछ बड़ा सुनहरा है, लेकिन यहां पर देखिए आंकड़े क्या दर्शाते हैं, तो सच्चाई क्या है ये बताइए। चौबे साहब, 2 चीजें हैं। तेलंगाना बनी थी एक नारे पे, नीलू निदुलू नियामकालू, which roughly translates into justice in water, in the the funding that is allocated to the region of Telangana, and the unemployment situation here. So our primary focus has been on water resources. In fact, I also have to share with you, since you mentioned Mr. Narendra Modi, I also have to tell you, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे हमारे जो दूसरा सिस्टर स्टेट हैं आंध्र प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दर्जा दे दिया पोलावरम को। पर हमारे यहाँ आज एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं दिया, पूछने के बाद भी। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने कालेश्वरम, इसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पालामूर लिफ्ट इरिगेशन। ये सारे प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो यहां पे तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा एकड़ में पानी खेती में मिलेगा। शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक राज्य में एक गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग more than 35,000 crores of rupees on one simple sector, and that is irrigation. You just heard our Deputy Chief Minister pointing out to the fact that Telangana has more than 24 lakh bore wells and tube wells. We wanted to change that situation, and therefore we focused excessively on water, drinking water and irrigation. So large chunk of the money that was spent in the last 4.5 years has gone towards alleviating your first question that you asked me, farm distress in the farming sector. We focused, we obsessed in fact on ensuring that our irrigation projects are completed expeditiously. And that's why you see obviously a bit of reduction in other sectors. But I have to tell you, even in education, we have done some revolutionary things. 3 lakh students in Telangana today undergo what is called as a residential system, your school system. But why are you spending less on education then? The point I'm trying to make is, whereas our priorities may have changed a bit, but the fact is, in Telangana, in education sector, 3 lakh students currently get, education in English medium, where we spend 1,20,000 rupees on each and every child. In fact, even in the Muslim community, in fact, we have Gurukul schools, because हम believe करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तालीम में ताकत है। अगर किसी को निकलना है अपने पसमंदगी से, अपने पॉवर्टी से बाहर, तो एक जनरेशन को अगर ठीक से ट्रेन करो तो जरूर उनका फायदा होगा, नतीजा अच्छा होगा। स्वामी जी हमारे साथ हैं और आपके बाद में स्वामी जी से सब सवाल पूछूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भी आरोप है कि आप एक विशेष प्रकार की आप राजनीति आप अपना रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस देश में जितने जो मुख्य दल हैं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहां की जनता कभी भूलेगी नहीं खम्मम में कैसे बेचारे किसानों को उनका हाथ बांधकर, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे लैंड एक्विजिशन पे, उनके खिलाफ ज्यादती की गई। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपकी सरकार ने अपने आप ही, जो लैंड एक्विजिशन की बात थी, आपकी सरकार ने अपने आप ही एक नया कानून एक बना डाला और बेचारे गरीब किसानों का कोई भला नहीं हुआ। सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी साहब वो क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज, केसीआर गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। नाउ माय पॉइंट इज, सर, you are repeatedly telling me all these facts are wrong.
Now, if all these facts are wrong, let me put it this way to you. Are you worried that this election, ये जो महाकुटुंबी जो आपके सामने आ गई है, टीडीपी, कांग्रेस पार्टी, अन्य दल, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस सी गई है, इसलिए आपके पिताजी कभी गए ममता बनर्जी के पास और फिर बाद में बोलते हैं कि राहुल गांधी तो देखिए क्या नेता है। पहली बात तो यह है चौबे साहब की एक पार्टी से टक्कर लेने के लिए आज 4-4 पार्टियां इकट्ठे हो गए यहां पे, एक महागठिया बंधन बन गया है यहां पे। महागठिया बंधन, एक नया डेफिनेशन वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी एक दूसरे से 30 साल 40 साल लड़ते आई, जिस पार्टी को एनटीआर साहब ने यहां बनाया कांग्रेस को दफनाने के लिए, वो पार्टी जाके आज मिल जाती है अपने कांग्रेस पार्टी के साथ ना। इसको महागठिया नहीं तो क्या कहेंगे आप, पहली बात तो। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब राहुल गांधी, अमित शाह जी, राजा जी, सुधाकर रेड्डी जी, इनसे तो हमारा मुकाबला है, हम लोग इलेक्शन में हैं यहां पे। अब वो तो हमारे जो चीज हमने अच्छा किया उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, और वो तो यही कहेंगे कि टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल बात है, अगर राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि यहां पे हमने किसानों के साथ ठीक सुलूक नहीं किया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने यहां पे 6 किसानों को फायरिंग में मार दिया था, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2008 में। तो राहुल गांधी हैज नो राइट एंड कांग्रेस पार्टी हैज नो राइट टू टॉक अबाउट फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, बिकॉज जनता ने, इस देश की जनता ने उनको 50 साल तक मौका दिया देश को चलाने का। अगर 50 साल आप ठीक ठाक काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, फिर से आपको वही स्लोगन देने की जरूरत नहीं पड़ती। राजीव गांधी जब थे तब भी उन्होंने कहा नहीं, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, आज भी राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ। अब 30 साल बाद, जिनमें 20 साल से ज्यादा आप ही राज किए हैं, फिर भी आप गरीबी अगर नहीं हटा पाएंगे तो किसको दोषी ठहराएंगे? आप इस जनता के सामने आज एक बात का आप स्पष्ट जवाब दीजिए, और चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी में आप बैठे हैं, इससे मैं चाहता हूं कि आप और खुल के इस बात का जवाब दें कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ या आपका कांग्रेस के साथ रिश्ता क्या है आपका? राहुल गांधी जी को तो आपके पिताजी ने बोल दिया कि ये तो डम्बेस नेता है, साफ सीधा बात है सर। अब आप मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को जमीन पे रहना चाहिए, तो फिर आपकी क्वेश्चन क्या है? पे आना चाहिए, जमीन पे लाएंगी। इंडिया विल सरप्राइज मिस्टर मोदी इन 2019, आप देखते रहिएगा, क्योंकि उनको जमीन पे आना भी चाहिए और जब बोलते हैं तो संभल के बोलना भी चाहिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, ना हम बीजेपी के साथ ना हमारा कुछ लेना देना है, ना कांग्रेस के साथ। अभी आज की डेट में पोस्ट आपको क्यों लगता है? मैं एक बात समझना चाहता हूं आप सब लोगों से, दिल्ली में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में या तो कांग्रेस है या बीजेपी है? दिस कंट्री इज नॉट बाइपोलर, दिस कंट्री हैज लॉट ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्ट्रांग रीजनल पार्टीज, एंड दे कैन कीप बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस एट बे। व्हाई डू यू थिंक दैट ओनली इधर वी हैव टू सेल विद बीजेपी और कांग्रेस? मैं एक बात पूछता हूं आपसे, प्लान ए था कांग्रेस, प्लान बी था बीजेपी, अब दोनों भी फेल कर गए, प्लान सी की जरूरत है, तो क्यों, व्हाई नॉट अ फेडरल फ्रंट which can come forward and why not somebody like KCR leading फेडरल फ्रंट? सर ये है कहां ये फेडरल फ्रंट? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। अब फेडरल फ्रंट, मैं एक बात बताऊं चौबे जी, आपने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि भाई तुम बाहर निकल के, वो बाहर निकल के आए, देखिए वो कहां चले गए। आप चौबे साहब एक बात पूछते हैं आपसे, 2012 में मोदी कहां थे? 2012 में किसी ने ख्वाब देखा कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2 साल में कुछ बदला कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं, कभी का एक बार पिक्चर बहुत जल्दी बदलता है, बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैं आज आप नहीं जो देखना चाहते हो फेडरल फ्रंट बनते हुए, समय ऐसा भी आएगा जब आप खुद बैठेंगे, मैं यहीं पे बैठूंगा और फिर इंटरव्यू आप करेंगे, बोलेंगे भाई हैदराबाद डिसाइड करेगा दिल्ली में कौन सत्ता में बैठेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और चंद्रबाबू नायडू जी के बीच कहीं कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है क्या? भाई एक बात बताते हैं, चंद्रबाबू नायडू, आपने हैदराबाद का नाम लिया, हैदराबाद अमरावती इतनी भी दूर नहीं है, तभी तो कह रहे हैं हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू जो है शायद ही दुनिया के सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई है तो चंद्रबाबू नायडू है। हाँ बिल्कुल है, वो इसलिए है क्योंकि, चलिए टिक ऑफ करते हैं सबको, राहुल गांधी डंप नेता हुए, चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हुए, और मोदी जी को तो आपने बोला कि भाई वो तो जमीन पे ही नहीं रहते, तो इन 3 पार्टियों से तो आपका कोई मेल नहीं। चलिए आगे। तो कह रहा था कि मोदी साहब को जमीन पे भी आना चाहिए और स्वदेश में भी ज्यादा घूमना चाहिए, ये भी कहा था मैंने। एक बात आपको बताते हैं, आज आप अगर इस देश को या तो एनडीए के चश्मे से या यूपीए के चश्मे से आप देखना चाहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, वी आर neither dependent on BJP nor on Congress. Do you think it's possible for you? Why not? In today's polarized times, it's completely possible for you to have completely independent existence. It may look like it is polarized to you in Delhi, sir. There is an India outside of Delhi. I request you guys to come out of Delhi more often. I sincerely request national media
to step out of Delhi more often, interact with people like us, interact with Aam Aadmi in different parts of the country, then you will understand India. Because problem is, या तो आप चाहते हो या तो मोदी बैठे या राहुल बैठे, आपको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन है, देश के पास और कोई नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी जब दिखाना है तब दिखाएंगे। आप कौन से वो नेता हैं, वो कौन से मुख्य, ममता बनर्जी जी से चर्चा चल रही है आपकी, क्योंकि ये फेडरल फ्रंट है, ये फेडरल फ्रंट के तो मायने और इसके स्वरूप इतने होते जा रहे हैं ना, कहीं भी दो आदमी बैठते हैं, अखिलेश यादव मायावती का एक फेडरल फ्रंट है, चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी का एक फेडरल फ्रंट है, आपका कौन सा फेडरल फ्रंट है? मैं चौबे साहब एक ही बात कहता हूं, फेडरल फ्रंट का एजेंडा ये नहीं है कि हम 2019 में किसी भी हाल में सत्ता में आए और किसी से गद्दी छीन लें, ये हमारी एजेंडा नहीं है। हमारी मंशा यही है, हमारी एजेंडा यही है कि इस देश में एक बात का चर्चा होना चाहिए। देखिए, आज वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक बात हुई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की। आज अगर आप इस देश का हालत देखें, देयर इज 70,000 TMC ऑफ वाटर in all the rivers in India put together. Ganga, Brahmaputra, Krishna, Godavari, Kaveri, everything put together. This country has 40 crore acres of irrigable land. And this country's drinking water needs also require about 5,000 TMC of water. Had there been a government, had there been a party which is truly national in character, अगर उनका बस चलता, मोदी साहब या जो भी प्रधानमंत्री है, उनका बस चलता, अगर उन ठीक से काम करते हैं, 70,000 TMC पानी में से आप 45,000 TMC पानी अगर ठीक तरह आज इस देश में बंटवारा करते उसकी, तो इस देश में कोई किसान आज दुखी नहीं रहता। हर कोई इंच जो इरिगेबल है, 40 करोड़ एकर्स ऑफ लैंड, उसके लिए पानी मिलता खेतीबाड़ी के लिए, और दूसरी तरफ हर घर को नल के सहित पानी हम दे सकते हैं। आज तेलंगाना में वो प्रयास हम कर रहे हैं, 1 करोड़ एकड़ जमीन में पानी देने की प्रयास हम कर रहे हैं। जून 2019 तक वो पूरी हो जाएगी, और 1 महीने में यहां पे घर घर नल के सहित पानी देने वाला प्रोग्राम हो जाएगा। तो मैं बस सिंपल बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई प्रधानमंत्री सीरियसली कोशिश करते हैं, कोई भी, ये क्या नहीं हो सकता क्या 70 साल आजादी बाद इस देश में ऐसे विलेज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं है, ऐसी अवस्था आज लोगों की है। और एक बात मैं कहता हूं, 70 साल आजादी बाद एक प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं लाल किले पे और बोलते हैं भाई आप शौचालय बना लो, ये कहां हम जा रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैव फेल्ड दिस कंट्री, एंड दिस कंट्री नीड्स टू स्टार्ट लुकिंग एट other options and other alternatives. How will this come up? Okay. How will this third alternative come up? I don't know at this point in time. But जब वक्त आएगा तो जरूर उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि 2019 इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि या तो बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों में से किसी को अपने आप मेजॉरिटी मिलेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। I'm waiting to hear Dr. Swami on all those points that you're making. But just to quickly maybe do a quick poll, maybe यहाँ पे अगर जो लोग आए हैं हमारे साथी लोग यहाँ पर दर्शक, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो कृपया अपना हाथ उठा के अपना नाम देके, यहाँ पे मैडम जो सामने बैठी हैं इनको दीजिए कृपया माइक, अपना नाम बता के। Hi, I am Sahiti. I would like to ask some questions KTR Ghartoti. See, आपने एक बार बोला था कि एक गड्ढा दिखा दो रोड में, हम आपको एक गड्ढा मतलब वो पैथ होल्स होते हैं ना, स्पॉट होल्स, एक गड्ढा दिखा दो रोड में। She is a BJP supporter. she is तो पहन के आई है, कोई बात नहीं। बच्चा पूछ लो, डेमोक्रेसी है। मतलब आपने कहा था कि मोदी जी को जमीन पे आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने कहा था कि एक गड्ढा दिखा दो, हम आपको 1,000 रुपए देंगे। तो अभी आप बोलिए कि एक एक गली में आप कितना गड्ढा मतलब अब इतना दिखा दो, तो मैं आपको 100 से कम नहीं, मतलब मैं दिखा दूंगी। हाँ चलिए, ओके। और पूछते हैं, और वो पीछे भाई साहब जो हाथ उड़ा रहे हैं अपना, नहीं आपकी तरफ से हो गया, आप तो बीजेपी का आप वो लगा के आए, उनका सवाल हुआ भी आपके पास आता, वो जो पीछे मैं कह रहा था, पीछे सबसे पीछे। You packed the room full of BJP supporters. No, well, BJP also has a right to question you. They have a right to question you. Yes, go ahead, sir. Hello, namaste. A lot more to answer. That is the problem. I'll come to you, sir. एक बार सुन लूं उनकी बात, then I'm coming to you. Hello, yes, namaste, yes. sir. Absolutely, हाँ। तेलंगाना स्टेट जब से कायम हुआ, यहाँ पर मुसलमान इतने महफूज है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे हुक्मरान हमको पैदा किया। क्योंकि हम TRS के नहीं खुसूसन नहीं। अच्छा, सवाल क्या है?
मैं सवाल पूछिए, एक मिनट सवाल पूछिए, जरा पूछने दीजिए। थोड़ा आप लोग मर्यादा बना के रखते हैं, शांति बना के। नहीं, एक खुसूसन आई जस्ट थॉट maybe people have been listening. मेरा सवाल क्या है? मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर कांग्रेस के भी लोग हैं। केसीआर साहब ने जहां तक रिजर्वेशन का मसला है, दोनों ऐवानों में बिल मंजूर किया और पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट भिजाया, लेकिन आज तक कांग्रेस की जबान पे 12% का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस कभी इसको देती बोल के नहीं बोली। अच्छा, हमारी रियासत के वजीर आला कम से कम पूरा दोनों ऐवानों में मंजूर करके इनको माइक दीजिए। हाँ, अब हमारे साथ यहाँ करें। आप बताएं किससे आप कुछ मेरा नाम विनय कुमार जैन हुआ। मेरा केटीआर गाड़ी से क्वेश्चन है। जी आई सर, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा करी, तो हमारे तेलंगाना में उसको लागू नहीं किया गया। आरोग्यश्री है, उसमें सिर्फ 2 लाख मिलते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, अगर आयुष्मान भारत को यहां लागू करते तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं। ओके, एक सवाल और फिर उसके बाद फिर देन ही आंसर। जी सर, आई एम इनामुर रहमान, आई एम एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी सर। ओके, गुड। As a Muslim, as a citizen of Hyderabad, as a citizen of Telangana, as a supporter of Telangana, I would like to ask from a Muslim standpoint, but as a citizen also, that what are you doing about the encounter killings in the Aler incident, sir? That is a big blot on the faith of the TRS. That's one question. Other question is, sir, that the school managements, they are literally running away with all the earnings of the suffering parents. There is no control on fee structuring as far as the schools go, and there is a tremendous demand about it, and nothing seems to be getting done by your government. Can I put it this way to you, sir? You know, across the country, and I wanted to, it's good, इस राउंड को जरा समझ लें इनसे। एक देश में एक भावना पैदा हुई है कि कुछ दल हैं जो सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करते हैं, कुछ दल हैं जो सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। टीआरएस में और यहां पर भी हम देख रहे हैं, असादुद्दीन ओवैसी साहब जो है एमआईएम के, वो शायद आपके साथ कहीं खड़े हुए दिखते हैं। आई टोटली डिसएग्री। यू डिसएग्री विद? एब्सोल्युटली, बिकॉज उनके कुछ कथन ऐसे हैं जो कि दर्शाते हैं कि वो शायद आपके साथ। नहीं, पहली बात तो ये बताते हैं। तो आप किधर खड़े हैं ये बताइए। I'll tell you one thing. Please understand, I don't know if you're going to spend some time in Hyderabad for a bit, but please do understand why BJP is facing an extinction threat in Telangana today. Because उनके 5 विधायक हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक को भी वापस जीत के आना नहीं है और 100 से ज्यादा सीटों में उनके डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे। आप देखिए। दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छी बात है, आप क्लियर कर सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना में ऐसे चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब जो खुद के धर्म पालते हैं और ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही बिलीव्स इन। ही इज अ स्ट्रांग डिवाउट हिंदू who performs one of the biggest yagas ever performed by any chief minister of this country, the Maha Chandi Ayuta Yagam. Nobody has done that in the past. And he builds temples, he builds with Yadadri temple, on par with one of the best in the country. He's built it with more than 400 crores of rupees. मैंने देखा कितना 5 करोड़ रुपए लॉर्ड बालाजी टेम्पल है तिरुमला, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 11.7 kg gold crown worth over 3 crores to goddess Bhadrakali. 2015 में you were criticized when you were doing this अयोध्या छाता मंदिर। क्रिटिसिज्म तो मिलते जाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे उसमें। तो ये सब क्या है? ये बिलीफ है कि ये पॉलिटिक्स है जो इतना पैसा जो खर्चा किया जा रहा है? बात सिंपल है। मैं आपसे आज फिर से कह रहा हूं, यू सीम टू हैव अ वेरी सिंपल वर्ल्ड व्यू विच इज दैट वर्ल्ड या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, हिंदू है मुस्लिम है, गोरा है सफेद है या ब्लैक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रे शेड्स सर, लेट मी पॉइंट आउट एंड let me also point out. The chief minister here is a man who believes and who practices in what he believes in, which is Hinduism as a faith. But at the same time, he's been taking care of all sections of the society irrespective of their caste, creed or religion. Okay. So it could be a poor Muslim or a poor Hindu or a poor Christian or a poor Sikh. Anybody in Telangana today cannot complain of discrimination like in other states. So you're not trying to woo assiduous? Absolutely not. In fact, okay, we go on the socio-economic basis. And in fact, one gentleman here talked about reservations as well. Let me also point out, the reservations that we are proposing is on socio-economic basis and not on religious basis. Okay. The second thing I would also like to point out, Justice Rajendra Kumar Sachar ji, who is a very respected and eminent Supreme Court judge, was appointed, whose committee was appointed by the previous government in Delhi,
had submitted a report that the socio-economic status of the Muslims in this country is far worse than that of SCs and STs. So therefore, if some government actually is wanting to come forward and give reservations, as was promised by our Chief Minister, I think it should be looked at from the socio-economic angle and not necessarily from the religious angle. That's the point I'm trying to make. On that note, let me thank you, sir, for joining us. All candid answers coming from you. Always a pleasure speaking to politicians who give it as much as they get it. Thank you so much. Thank you so much. KTR, I'll take this mic. KT Rama Rao, ladies and gentlemen, huge round of applause. Huge round of applause for him.